जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को मिलेंगे कॉम्पैक्ट यूएवीज। भारत के टैंकर्स पर ईरानियन नेवी द्वारा की गई फायरिंग। भारत ने कहा इस तरह की कार्रवाई के होंगे गंभीर परिणाम। यूएस प्रेसिडेंट की ईरान को फिर से तबाह करने की धमकी। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के तहत भारत और रशिया एक दूसरे की कंट्रीज में तैनात कर सकते हैं 3000 तक के ट्रूप्स। और यूएस के इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ यूएस के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की एलिट गरुड़ स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के लिए कॉम्पैक्ट यूएवी सिस्टम्स की खरीद प्रक्रिया शुरू करी है। और गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए ये जो यूएवीज लिए जाएंगे तो उन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी ऑपरेट किया जाएगा, जैसे कि सी लेवल से ऊपर लगभग 16,400 फीट्स की ऊंचाई तक। तो कहने का मतलब यह है कि इस परियोजना के तहत जो यूएवीज लिए जाएंगे तो उन्हें विशेष रूप से हाई ऑल्टीट्यूड सर्विलियंस और अलग अलग टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंडर ऑपरेशनल सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी मौजूदा सिस्टम्स की तुलना में ये अधिक रेंज और ज़्यादा एंड्योरेंस लेवल के साथ आएंगे। और इन यूएवीज के लिए जो आरएफआई जारी की गई है तो उसमें इसको विशेष रूप से माइक्रो यूएवी सिस्टम करके मेंशन किया गया है। बाकी ये जो यूएवीज है ये डे एंड नाइट सर्विलेंस को सपोर्ट करने के साथ साथ टारगेट एक्विजिशन, रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस, तो इस तरह की अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। ये कॉम्पैक्ट होंगे, लाइट वेट होंगे, मैन पोर्टेबल होंगे और जिन्हें स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के पास ऐसे सिमिलर से सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इस नई योजना के तहत जो सिस्टम्स लिए जाएंगे वो एक तरह से भारतीय वायुसेना के इन्हीं मौजूदा सिस्टम्स के अपग्रेड के तौर पर हैं और उनमें विशेष रूप से स्वदेशीकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बाकी आरएफआई के मुताबिक इनकी जो मिनिमम मिशन रेंज है वो 15 किलोमीटर तक होनी चाहिए और इंड्योरेंस टाइम कम से कम 60 मिनट्स का होना चाहिए और ये 2 पर्सन क्रू के साथ ऑपरेट करने में सक्षम होने चाहिए। बाकी जीपीएस डिनाइड इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने की क्षमता, ऑटोनॉमस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी, एक सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक, मल्टीपल ऑपरेशनल मोड्स जैसे कि ऑटोनॉमस, मैनुअल, टारगेट ट्रैकिंग मोड्स, तो ये सब भी इसमें शामिल रहेंगे। और ये खरीद बाय इंडियन कैटेगरीज के तहत की जाएगी, यानी कि कम से कम 60% तक के स्वदेशी कंटेंट की रिक्वायरमेंट इसमें रहेगी। बाकी एक और अपडेट है कि 17 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के साथ पुणे रनवे पर एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद से पुणे वाला रनवे कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं था। बाकी एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि इस इंसिडेंट में जो एयर क्रू है पूरी तरह से सेफ है और सिविल प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और फिर बाद में पुणे एयरपोर्ट के जो रनवे था वो ऑपरेशनल भी हो गया था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस बात को मेंशन नहीं किया था कि एयरफोर्स के किस एयरक्राफ्ट के साथ किस तरह का इंसिडेंट हुआ था। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई उनमें इस बात को मेंशन किया गया था कि एयरफोर्स का एक सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट, तो जब वो इस रनवे पर लैंड कर रहा था तो उसके साथ एक अंडर कैरेज इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद कुछ घंटे तक ये जो पुणे वाला रनवे है ये बंद था। बाकी एयरक्राफ्ट का क्रू पूरी तरह से सेफ है और बाकी एयरक्राफ्ट में जो नुकसान पहुंचा है उसे फिक्स किया जा सकता है। एक तरफ जहां पहले ईरान की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सभी कॉमर्शियल वेसल्स के लिए अब ओपन है जब तक इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर बना रहेगा तब तक। और साथ में ये भी कहा गया था कि जो वेसल्स हैं वो ईरान की परमिशन के साथ ईरान द्वारा डेजिग्नेट किए गए रूट्स के माध्यम से ही जाएगी। लेकिन इसी बीच 2 इंडियन क्रूड ऑयल शिप्स पर ईरानियन नेवी द्वारा फायर किए जाने की रिपोर्ट सामने आई हैं और इन शिप्स के नाम है जग आर्नव और सैनमार हेरल्ड। और इन शिप्स को इस रूट से जाने का ईरान से ऑलरेडी क्लियरेंस मिला था, इसके बावजूद इन शिप्स पर ईरान द्वारा फायर किया गया है। और फिर इस घटना के बाद शनिवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ईरानियन राजदूत को समन किया और अपना कड़ा विरोध जताया था। और ईरानियन अथॉरिटी से भी कहा गया कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर शिप्स के सेफ ट्रांजिट को सुनिश्चित करें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंडियन बाउंड वेसल्स की मूवमेंट को फिर से रिज्यूम करें। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अथॉरिटीज़ ने ईरान को ये बात भी क्लियर करी है कि उनकी इस तरह की कार्रवाई के गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन इस घटना के बाद से भी माना जा रहा है कि भारत में जो ईरानियन डिप्लोमेटिक मिशन है और जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC है, उनके जो रुख हैं और जो उनके विचार हैं तो उसमें मतभेद है। क्योंकि पहले ईरानियन राजदूत ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने वाली भारत के किसी भी वेसल से वो टोल नहीं वसूलेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से कहा जा रहा है कि जो ईरान की IRGC है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले सभी जहाज़ों पर टोल लगाना चाहती है, जिसमें भारत के जहाज़ भी आते हैं। और जबकि इंडियन अथॉरिटीज़ IRGC की इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। जबकि भारत ईरान को मानवीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। ईरानियन वॉरशिप IRIS-11 को अपने वहाँ रुकने की अनुमति भी दी थी। उनके जो क्रू मेंबर्स हैं वो भारत में सेफली रहे थे और उसके बावजूद भी इंडियन फ्लैग वेसल्स पर ईरानी नेवी द्वारा फायर किया जा रहा है और वो भी तब जब ऑलरेडी क्लियरेंस मिला हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह कि इस इंसिडेंट में कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। बाकी उस इंडियन टैंकर की ऑडियो भी सामने आई हैं जिस पर ईरानी नेवी ने फायर किया था
और जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि आपने मुझे क्लियरेंस दे रखा है तो अब आप हम पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो बुलेट्स फायर वाला इंसिडेंट हुआ है तो उस पर यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि ऐसा करके ईरान ने सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। और इसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट ने दावा किया है कि कल पाकिस्तान में फिर से वे ईरान के साथ बातचीत करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस्लामाबाद में इस बातचीत को लेकर, ईरान के पार्टिसिपेशन को लेकर फिलहाल अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। और बाकी हाँ, एक बार फिर से यूएस और ईरान के क्लेम और काउंटर क्लेम जारी हैं। जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट का कहना था कि ईरान इस बात के लिए सहमत हुआ है कि उनका जो भी इनरिच्ड यूरेनियम है वो यूएस को ट्रांसफर होगा, जबकि ईरान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने इस यूरेनियम ट्रांसफ़र वाली बात से इनकार किया है। और जबकि ये भी कहा गया है कि जो ईरान है वो यूएस के साथ एक फ्रेश फेस टू फेस टॉक्स के लिए तैयार फिलहाल अभी नहीं है। और जो ये फायरिंग वाला इंसिडेंट हुआ है उसको देखकर ऐसा भी लग रहा है कि जो ईरानियन IRGC है तो वो ईरान की सिविलियन गवर्नमेंट की अब बात नहीं मान रही है और अपना कंट्रोल चलाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि पहली भी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आई थी। और यूएस के ब्लॉकेड वाले एक्शन पर ईरान के IRGC की नेवी कमांड की तरफ से कहा गया कि यूएस द्वारा इस ब्रीच के उल्लंघन पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का स्टेटस है वो पहले के जैसा हो जाएगा और पहले से भी कहीं ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट उसको हम करने वाले हैं। बाकी इस्लामाबाद में जो ईरान के साथ दूसरी बातचीत वाला बयान आया है यूएस प्रेसिडेंट का, तो इसके अलावा फॉक्स न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में यूएस प्रेसिडेंट ने एक बात और कही है कि अगर ईरान इस डील पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। यानी कि इस बातचीत से पहले यूएस ने एक बार फिर से धमकी भी दी है। और ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल और लेबनान के सीज फायर को रिजेक्ट किया है। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक जर्मनी की 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे और उनके इस विजिट का प्रमुख उद्देश्य होगा दोनों देशों के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना, मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स को बढ़ावा देना और साथ ही डिफेंस सेक्टर में उभरते हुए नए डोमेन्स में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना। और इस डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ही एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप को साइन किया जा सकता है। और बता दें कि लगभग 7 वर्षों के बाद भारत के कोई रक्षा मंत्री जर्मनी की विजिट पर जा रहे हैं। और बाकी जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आई हैं कि जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, तो भारत ने भी इसमें शामिल होने की अपनी इच्छा जताई है। और इसके अलावा भारत, UK, इटली, जापान, तो उनके भी सिमिलर से प्रोग्राम GCAP पर इंटरेस्टेड है। यानी कि इनमें से किसी एक प्रोग्राम में भारत ज्वाइन हो सकता है ताकि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत पीछे ना रहे। और संभावित रूप से भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की इसी विजिट के दौरान इस 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर भी कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं। फरवरी 2025 में भारत और रशिया ने जो एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि 12 जनवरी 2026 से लागू भी हो चुका है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। जैसे कि इस एग्रीमेंट के तहत भारत और रशिया लगभग 3000 ट्रूप्स और लिमिटेड नंबर्स में शिप्स और एयरक्राफ्ट जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की टेरिटरी में तैनात कर सकते हैं। और ये एग्रीमेंट 3000 ट्रूप्स के साथ कम से कम 5 वॉरशिप्स और 10 एयरक्राफ्ट को एक साथ एक दूसरे की टेरिटरी में स्टेशन करने की अनुमति देता है, और वो भी 5 वर्षों के टाइम पीरियड तक के लिए। और अगर दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, यानी कि भारत और रशिया, तो इसको 5 और वर्षों के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और ये पैक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, तो इन सबको भी कवर करता है। और इसके तहत कई अलग अलग रेंज की स्पेसिफिक सर्विसेज शामिल हैं, जैसे कि वॉरशिप्स के लिए पोर्ट और रिपेयर सर्विसेज, वाटर, फूड, टेक्निकल रिसोर्सेज और अन्य सप्लाईज की डिलीवरी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मामले में एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एरोनॉटिकल डेटा, फ्लाइट रिक्वेस्ट की फास्ट प्रोसेसिंग, मिलिट्री नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल, एयरक्राफ्ट पार्किंग, सिक्योरिटी, एविएशन फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स, स्पेशल फ्लूइड्स, फील्ड इक्विपमेंट का रिस्टोरेशन, तो इस तरह की कई अलग अलग सर्विसेज इसमें शामिल हैं। और ये एग्रीमेंट भारत को आर्कटिक सहित रशिया के नेवल और एयर बेसिस, तो इनका भी एक्सेस प्रदान करता है। और इस एग्रीमेंट में मिलिट्री फॉर्मेशंस के डिप्लॉयमेंट को बहुत ही स्पेसिफिकली कवर किया गया है, जो कि जॉइंट ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ और जॉइंट ऑपरेशंस, तो इनको भी अलाउ करती है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है भारत और रशिया के बीच इंडो पैसिफिक और आर्कटिक रीजन्स में डिफेंस कॉपरेशंस को और बढ़ावा देना, और साथ ही दोनों देशों की आर्म फोर्सेस के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को और इन्हेंस करना। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज रविवार को श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूएस के 2 नागरिक को डिटेन किया गया है, क्योंकि इनके पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस रिकवर किए गए। और इन दोनों यूएस नेशनल्स के नाम है जेफरी स्कॉट और हल्दर कौशिक, और जो कि रूटीन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स के दौरान इंटरसेप्ट किए गए थे। इसमें से जो जेफरी स्कॉट है ये मॉन्टेना का रहने वाला है, और इसके पास से गार्मिन सैटेलाइट ट्रैकर रिकवर किया गया है, जो कि लोकल रेगुलेशंस के अंडर रिस्ट्रिक्टेड है। बाकी पूछताछ के लिए इसे कस्टडी में लिया गया है। और वहीं जो दूसरा इसके साथ था हल्दर कौशिक, तो उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई, क्योंकि उसके पास से कोई भी प्रतिबंधित डिवाइस नहीं पाया गया था। और ऑफिशियल्स ने इस बात को दोहराया है कि कश्मीर रीजन में सैटेलाइट फोन्स और उससे संबंधित कम्युनिकेशन डिवाइसेस स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड हैं, और अथॉरिटीज़ की परमिशन के बिना इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
और इसलिए जिसके पास भी अनऑथराइज तरीके से पाया जाता है तो वो एक तरह से भारत के कानून का उल्लंघन है। और जबकि इसके अलावा कल शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 रेडिकलाइज लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक थाने से है जिसका नाम है मोसेब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम, एक मुंबई से है जिसका नाम है मोहम्मद हमाद, एक भुवनेश्वर से है जिसका नाम है शेख इमरान और एक बिहार से है जिसका नाम है मोहम्मद सोहेल। और इन चारों का कनेक्शन उस आतंकी मॉड्यूल के साथ पाया गया है जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर है और ये चारों भी गजवा हिंद जैसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे थे। ये हाईली रेडिकलाइज थे और ये खुद भी इनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दूसरों को भी रेडिकलाइज करने का प्रयास कर रहे थे। और इनके पास से आईईडी को तैयार करने वाला मटेरियल भी रिकवर किया गया है, साथ ही मोबाइल फोन्स और डिजिटल डिवाइसेस भी रिकवर किए गए। ये भी माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 में इनमें से एक आरोपी ने दिल्ली की कुछ सेंसिटिव लोकेशंस की रेकी भी कंडक्ट करी थी, जिसमें रेड फोर्ट और इंडिया गेट जैसी लोकेशंस शामिल हैं। इसमें से कुछ मेंबर्स आईईडी को असेंबल करने वाले मटेरियल्स को सोर्स करने की कोशिश कर रहे थे और जबकि कुछ रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग प्लान्स और प्रोपेगेंडा फैलाने पर फोकस कर रहे थे। और पूछताछ में ये भी सामने आया कि जो आरोपी हैं ये कुछ मिक्स ऑनलाइन आइडियोलॉजिकल कंटेंट और मल्टीपल ब्रेन वॉश करने वाले रिलीजियस स्पीकर्स से इन्फ्लुएंस है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 2 एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार बॉम्ब को असेंबल करने का प्रयास कर रहे थे और उनके टारगेट में थे क्राउडेड एरियाज। बाकी मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और संभावित रूप से इनके और भी लिंक्स और मॉड्यूल को एक्सपोज किया जाएगा। फॉक्स न्यूज़ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि अमेरिका का जो एक इंटेलिजेंस लिंक असेसमेंट है तो उसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को यूएस की भविष्य की डीलिंग्स के लिए एक पोटेंशियल रेड फ्लैग और लायबिलिटी के तौर पर मेंशन किया गया है। और विशेष रूप से अगर डोनाल्ड ट्रंप और सिमिलर सी लीडरशिप वापस आती है तो अब प्रश्न यह है कि आसिम मुनीर को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग क्यों बताया गया। तो उसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि आसिम मुनीर की हार्ड लाइन आइडियोलॉजी जो कि पाकिस्तान के पिछले जनरल्स की तुलना में ज़्यादा कट्टरपंथी मानी जाती है और जो कि एक व्यवहारिक कूटनीति को प्रभावित करती है। इसके अलावा इस बात के भी कंसर्न्स दिखाए गए हैं कि जो आसिम मुनीर है वो यूएस के इंटरेस्ट में बहुत ही कम अलाइंड हो सकता है, विशेष रूप से जब बात आएगी काउंटर टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी की। इसके अलावा चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव, आसिम मुनीर की लीडरशिप में जो पाकिस्तान का झुकाव है वो चीन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जिससे यूएस का इन्फ्लुएंस कम होता है। इसके अलावा इस बात का भी कंसर्न दिखाया गया कि आसिम मुनीर की लीडरशिप के अंडर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मिलिट्री डोमिनेंस है तो उसने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए लेस प्रिडिक्टेबल बना दिया है। और एक तरह से देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो प्रेसिडेंट ट्रंप आसिम मुनीर की तारीफें करते हुए पीछे नहीं हट रहे और शायद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे नैरेटिव्स वही कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि देखने में तो यही लग रहा है कि आसिम मुनीर यूएस के कहने पर दलाली कर रहा है। लेकिन यूएस का जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि समय आने पर जो आसिम मुनीर है वो यूएस को एक ऐसा धोखा दे सकता है जिससे उनके जो हित है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाए। बाकी फिलहाल ईरान वाले मामले पर जो भी स्थिति अभी तक दिख रही है तो उसको देखकर तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि आसिम मुनीर एक तरह से यूएस के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ। तो सीधे सीधे हमारे कहने का मतलब यह है कि संभावित रूप से ईरान और अमेरिका दोनों को शायद अभी ऐसा लग रहा होगा कि आसिम मुनीर उनके लिए तो ग्रीन फ्लैग है या पूरा का पूरा ग्रीन फॉरेस्ट ही है, पर एक्चुअल में ये दोनों के लिए ही रेड फ्लैग है। और अभी जो पाकिस्तान यूएस ईरान के मामले में कर रहा है तो ये पाकिस्तान की आईटी यूएस वाली टैक्टिक का शानदार उदाहरण है, इसकी टोपी उसके सर वाला। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में राजस्थान में एक ऑपरेशन एक्सरसाइज के दौरान लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ के कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, 1994 में जम्मू कश्मीर में ही बीएसएफ के कांस्टेबल सिद्धार्थ रामजाट, कांस्टेबल मोतीराम, कांस्टेबल राम बाबू सिंह और 1991 में हेड कांस्टेबल जीलू यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड वाले कॉन्सेप्ट के अंडर पहली मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी कंडक्ट की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।